नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसके सर में। तो दोस्त कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम कंक्रीट बीम के डिज़ाइन के बारे में, और इसको हम जो है कि न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने वाले हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरसीसी का, और बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको आज कवर अप करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपने वीडियो की तरफ और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को वेरी इजी मेथड से। तो दोस्त देख सकते हो आप, क्रिया के निम्नलिखित आंकड़ों के लिए जो है कि सीमांत अवस्था विधि का यूज़ करके प्रबलित कंक्रीट धरन का डिज़ाइन करना है, जिसका पार्ट दे दिया है आपको 6 मीटर और लोडिंग दे दी है 30 किलोमीटर पर मीटर है। कंक्रीट की सेट दे दिया है M20 है और Fe 415 ग्रेड का स्टील आपको यूज करना है। तो देखते हैं आप, सबसे पहले दिए गए डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जिससे प्रभावी पार्ट हमने लिख लिया 6 मीटर, और जो लोडिंग है अध्यारोपित भार है, इम्पोज लोड है, उसको 30 किलोमीटर हमने लिख लिया। उसके बाद M20 कंक्रीट है, तो इसके लिए FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm²। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है आपकी कंक्रीट की, और ये हो जाएगी Fe 415 का इस बात यूज करा गया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है 415 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। तो ये सब डेटा लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। जैसा कि दिया कि भार और बंकन आघूर्ण, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो है कि अब अगर आपको जो खंड है, जो सेक्शन, उसकी माप ना दी गई तो आप 300 × 600 mm का आप जो है कि माप अपने से मान सकते हैं। ऐसा माप इसलिए जाता है ताकि ये जो माप होता है, ये जो वैल्यू होती है, जो माप आप मान रहे हैं, ये मान जो होता है कंक्रीट बीम, इस माप का अगर आप बीम बना रहे हैं तो जो बीम होगा वो स्वयं का लोड लेने के लिए सक्षम होगा, ठीक है। इस टाइप का जो बीम होगा इस माप का, वो बीम जो है कि अपनी खुद की लोडिंग लेने के लिए सक्षम होगा। और आपको एक और इसे कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो पार्ट बटे गहराई होती है, इफेक्टिव जो स्पैन होता है, इफेक्टिव स्पैन अपन में क्या होता है, डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। तो इसकी जो रेशियो होती है वह हम 20 तक लेते हैं, मैक्सिमम 20 तक लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए हम 20 तक लेंगे, बट इसमें जो है कि 10 लिया गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए आप 10 भी ले सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आप 20 ले सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप बाहर को देखेंगे, बाहर कितना है आपका लोडिंग जो आ रहा था आपका बीम पे, वो 30 किलो न्यूटन का लोडिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कंक्रीट का जो बीम है, ये बीम है आपका, इस बीम की हम जो है कि एकांक लंबाई निकालेंगे, एकांक आयतन निकालेंगे, सॉरी एकांक आयतन निकालेंगे। ये आपका जो बीम होती है, बीम की जो बीम को जो वेट होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, उसको हम लेते हैं, कितना लेते हैं, बीम की डेंसिटी लेते हैं हम जो है कि 25 लेते हैं, 25 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी बीम की जो लंबाई पर मीटर लेंथ में जो लंबाई होती है 25 किलो न्यूटन पर होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये बीम हो जाएगा, बीम का सेक्शन है ये, ठीक है। यहाँ से हम मान लेंगे कि आपका 1 मीटर है, ये आपकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, ये आपकी लंबाई 1 मीटर है। और आपका सेक्शन है, हमने जो मान मेज़र करा था, ये आपका 300, और आपका ये वाला 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। तो इससे हम जो एकांक लंबाई का जो बीम बन रहा है, इसका आयतन निकाल लेंगे। तो ये लिखेंगे 1, ये 1 मीटर का है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.30 हो जाएगा, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.3 हो जाएगा, और ये आपका 0.60 हो जाएगा, आपको 0.60 हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिटी से हम क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। जैसा कि आप पढ़े होंगे, सूत्र पढ़े होंगे कि जो आपका W होता है, W बराबर क्या होता है,
डब्ल्यू का भार बराबर होता है आपका आयतन होता है, आयतन इंटू में क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका निकल जाता है, ये आपकी लोडिंग निकल जाती है, बीम की खुद की जो वजन है, स्वयं का जो भार है वो निकल जाता है। उसके बाद ये लोड और उस पर जो आ रहा है लोड, इन दोनों लोडों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसलिए जो आपका टोटल लोड मिल जाता है। टोटल लोड जो बीम पे आ रहा है वो पूरा लोड आपको, अब ये जो टोटल लोडिंग आई आई है आपकी, उसमें हम जो कि भार गुणक से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। गुणा कर देंगे तो ये आपकी लोडिंग आ जाएगी 51.75 किलो न्यूटन। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो है कि हम जो लोडिंग मेरी ये आ रही थी, इस लोडिंग को में जो है कि हम भार गुणक से गुणा कर देते हैं और गुणा करके इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू पहले थी 34.5 किलो न्यूटन, वो अब हो गई है 51.75 किलो न्यूटन पर मीटर हो गई है, ठीक है, बढ़ गई है। अगर इतना लोड आप, चूँकि वास्तव में इतना लोड आ रहा था, लेकिन हम डिज़ाइन करेंगे इतने लोड के लिए, अधिक लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे ताकि कभी फ्यूचर में जो है कि अगर इतने लोडिंग से अगर ज़्यादा लोडिंग आ जा रही है तो जो आपका स्ट्रक्चर है उस लोड को सह सके, ये नहीं कि वो कोलैप्स हो जाए, ठीक है, धराशायी हो जाए। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, इसलिए हम भार गुणक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो डिज़ाइन लोड निकाला था 51.75, इसको जो है कि ये आपकी जो बीम की लेंथ है 6 मीटर, इसे गुणा कर देंगे और डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ये आपका फार्मूला है जो आपने पिछले सेमेस्टर में सोम में पढ़ा होता है। एमडी होता है आपका, एमडी होता है डिज़ाइन मोमेंट, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट होता है आपका WL²/8। सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब आपका यूडीएल होता है तो ये फार्मूला आपका यूज करा जाता है, ठीक है, WL²/8। तो डब्ल्यू आपका हो गया डिज़ाइन लोड 51.75, ठीक है। और उसके बाद ये आपका 6 मीटर का जो इफेक्टिव स्पैन है, इफेक्टिव बीम है, बीम की इफेक्टिव लेंथ है, वो हो जाएगी। और उसके बाद नीचे 8 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ये आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23.2875 न्यूटन इंटू मीटर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हम चेंज कर लेंगे न्यूटन इंटू एमएम में चेंज कर लेंगे, न्यूटन एमएम में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग वैल्यू। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक है कि जो लिमिटिंग वैल्यू लिखे आपकी या फिर मैक्स लिखे, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं सेम होती हैं। जैसे आपका कहीं पे लिख देता है MU लिमिटिंग लिख देता है, कहीं कहीं पे लिख देता है आपका MU मैक्स लिख देता है, तो ये दोनों आपकी वैल्यू सेम होती है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, थोड़ा भी स्किप ना करिएगा। तो हम यहाँ पे एक्सियो मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सीमांत वैल्यू निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू सीमांत वैल्यू कह दीजिए, ठीक है। एक्सियो की न्यूट्रल एक्सिस बल शून्य अक्ष, जो आपका इस तरह से कुछ होता है, ये आपका जो रेक्टेंगल होता है बीम में, तो यहाँ पे इधर कुछ आपका ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, उसी को एक्सियो मैक्स कहते हैं। इसके बाद अगर वो आपका चला जाता है नीचे तो आपका ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपका सिस्टम चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप, अगर आपको याद है तो इससे निकाल सकते हैं, नहीं तो ये फिर ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एक्सियो मैक्स की जो वैल्यू होती है वो इस्पात के ग्रेड पर डिपेंड करती है। 250 जो होता है इस्पात का ग्रेड 250 होता है, इसके लिए होता है एक्सियो मैक्स की वैल्यू होती है 0.53 इंटू डी हो जाएगा। अगर आपका 415 है तो इसके लिए आपका हो जाएगा 0.48 इंटू डी हो जाएगा। अगर आपका 500 है तो इसके लिए आपका हो जाएगा 0.46 इंटू डी, ठीक है। तो आपका ये 415 है, इसलिए हम 0.48 डी का यूज करेंगे। तो ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको याद है तो 0.48 इंटू डी लिख सकते हैं, इसमें डी की वैल्यू लिख के एक्सियो मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
इस तरह से आप जो है कि एक्स यू मैक्स वैल्यू डी के पदों में अपने निकाल दी, ठीक है। 0.48 डी इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं आप, ये 4 स्टेप है, इसमें आप जो है कि एम यू लिमिटिंग याद करेंगे। हम बता रहे हैं कि आप ये क्यों याद करें, ठीक है। जो आपने इससे पहले आपका एम डी याद करा था, क्योंकि आपको जो खंड माप है, जो सेक्शन माप है आपका, ये बी चौड़ाई और ये गहराई नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको हम अपने से माने थे, ये आपका 300 माने थे, आपका 600 माने थे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कि डी, जो डी होती है इफेक्टिव डेप्थ होती है, उसको निकालने के लिए हम एम यू लिमिटिंग को निकाल रहे हैं, ठीक है। एम यू लिमिटिंग का बहुत जगह यूज है, ऐसी बात नहीं है। मेरी आप स्टील भी इसमें निकालते हैं। तो फिलहाल हम जो है कि इसको निकालने के बाद एम यू लिमिटिंग को फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, एम डी, आपका जो एम डी है, एम डी के बराबर जो है कि एम यू लिमिटिंग को रख देंगे, जिससे हमारी इफेक्टिव जो डेप्थ है ये निकल जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ आपकी जो पीछे आप एक्स यू मैक्स निकाले थे, ठीक है, उसी तरह से इसका भी फार्मूला है एम यू लिमिटिंग का। एम यू लिमिटिंग का दीजिए या एम यू मैक्स का दीजिए, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो आप जो है कि एक्स यू लिमिटिंग देखिए, आपको जब भी एम यू लिमिटिंग निकाली होगी तो आप एक्स की जगह एक्स यू लिमिटिंग रखेंगे, एक्स यू मैक्स रखेंगे, ठीक है। एक्स यू एक्स जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे एक्स यू लिमिटिंग रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो हम इसमें बी बराबर क्या रख देंगे, 300 से रख देंगे, बी बराबर इसमें 300 से रख देंगे। उसके बाद आपका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपके यहाँ पे जाएगी एम यू लिमिटिंग जो है कि 827.367 डी स्क्वायर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ये आप नहीं भी कर सकते हैं। इसको ना करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला आपका ये है। ये भी इस्पात की ग्रेड पे डिपेंड करता है, इस्पात की ग्रेड के अनुसार होता है। जैसे आपका हुआ था एक्स यू मैक्स की वैल्यू हुई थी ना, एक्स यू मैक्स की वैल्यू हुई थी जैसे आपकी इस्पात की ग्रेड के आधार पर, जैसे 0.53 डी, 0.48 डी और 0.46 डी। उसी तरह से आपकी एम यू लिमिटिंग की भी वैल्यू होती सेम। उसी तरह से देख सकते हैं कि एम यू लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है वो एफ ई 250 के लिए जो है कि 0.149 बी डी स्क्वायर एफ सी के, और एफ ई 415 के लिए 0.138 बी डी स्क्वायर एफ सी के, और एफ ई 500 के लिए 0.133 बी डी स्क्वायर एफ सी की होती है, ठीक है। तो इसी का आपको यूज करके आप जो है कि बेहद आसानी से निकाल सकते हैं, और ये आपको इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको कैलकुलेशन जो है ये इतना करी गई है, इसको आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं इसके एम यू लिमिटिंग को, पॉइंट जो है कि 138 बी डी स्क्वायर एफ सी के, ये 415 के लिए होता है। तो बी डी स्क्वायर एफ सी के से आप एम यू लिमिटिंग की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब जो है कि एम डी को एम यू लिमिटिंग के बराबर कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इफेक्टिव डेप्थ ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। चूँकि हमने कैपिटल डी तो मान लिया है, लेकिन इफेक्टिव डेप्थ को कन्फर्म करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। एम डी बराबर एम यू लिमिटिंग रख देंगे। तो ये आपकी एम यू लिमिटिंग है और ये आपकी एम डी है। एम डी इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी डी बराबर क्या हो जाएगी 530 mm, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 30 mm का आवरण रख देंगे, 30 mm का आवरण रख देंगे, तो जो टोटल इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी वो आपकी 560 mm हो जाएगी। 30 mm केयर करिएगा, 30 mm का ये इफेक्टिव डेप्थ रखा जाए, इफेक्टिव आवरण रखा जाएगा, इफेक्टिव कवर आपका रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है इससे लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। आपको आवरण रखना है 30 mm का सिंगली सपोर्टेड बीम, जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है उसके डिज़ाइन में आप याद कर लीजिए कि 30 mm का रखना है, ठीक है। तो आप इसमें 30 mm का रख देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव डेप्थ जो हो जाएगी 560 mm हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि जो डी की वैल्यू है
धरन की गहराई डी की वैल्यू उसको आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एम यू लिमिटिंग को आप एम डी के बराबर न रख करके आर यू बी डी स्क्वायर के बराबर रख सकते हैं। यहाँ पे आर यू देखिए आपको कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, आर यू कुछ है नहीं। जैसे आपने लिखा था कि FE415 के लिए आपने लिखा था जो है कि 0.138 बी डी स्क्वायर एफ सी के आपने ये लिखा था ना। अभी ये आपका इसमें M20 था, तो M20 की जगह हम FCK की जगह क्या कर देंगे 20 रख देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आर यू की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, आर यू बी डी स्क्वायर इसमें भी है और बी डी स्क्वायर इसमें भी है, दोनों मैच हो जाएगा। इनको छोड़ देंगे, FCK जो है इसमें 20 रख देंगे और 20 का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यही वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही वैल्यू को जो है कि कई तरीक़ों से निकाला गया है। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका एम यू लिमिटिंग ही है। ठीक है, इसको भी आपका आर यू बी डी स्क्वायर से निकाला गया है। ये आपका फार्मूला है 138 बी डी स्क्वायर एफ सी के की वैल्यू 20 रख देंगे तो और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको आर यू बराबर ये मिल जाएगा। तो मतलब इसी को आर यू बोलते हैं। जो ये 138 है और एफ सी के है, इन दोनों को मिला देंगे तो आर यू हो जाएगा। तो आर यू बी डी स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा। यहीं से ये आपका फार्मूला बना है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से भी आपका एम यू लिमिटिंग निकल जाएगा। एम यू लिमिटिंग निकाल देंगे यहाँ से। एम यू लिमिटिंग आपकी ये आ गई। ठीक है, और उसके बाद हम एम डी और एम यू लिमिटिंग को दोनों को बराबर रख देंगे। इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो एम डी होती है उसको एम यू लिमिटिंग के बराबर रखते हैं ताकि ये डी गहराई जो है कि आपकी निकाली जा सके। ऐसा इसलिए करा जाता है कि डी की गहराई जो है निकाली जा सके। ठीक है, कन्फ्यूजन की नहीं जरूरत। डी का मान भी यहाँ से भी आपको वही आता है 530 mm। दोनों जगह से, हर जगह से जो डी की वैल्यू है सेम आ रही है। नेक्स्ट हमारा है जो है कि प्रबलन इस्पात, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे हम। एरिया ऑफ स्टील भी निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। परसेंट ऑफ लिमिट से निकाल सकते हैं। परसेंट ऑफ लिमिट का सूत्र होता है 0.414 FCK एक्स मैक्स अपन में 5 × D। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे FCK की वैल्यू रख देंगे 20, एक्स मैक्स की वैल्यू रख देंगे 0.48 × D रख देंगे। ये वैल्यू आप रख देंगे। यहाँ से आपको जो है कि 0.48 D रख देंगे। उसके बाद ये आपका FE415 रख देंगे और ये डी नीचे का डी रह जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा। आपका ये 0.96% आपका स्टील का परसेंट आ जाएगा। उसके बाद स्टील का परसेंट आ गया तो उसके बाद हम उसका पूरा एरिया निकाल लेंगे कि उस परसेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एरिया होगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाता है इतना। यहाँ से 1527 mm² का एरिया आ जाता है स्टील के लिए। हमें भी समझ आ जाते हैं कि क्या होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि एरिया ऑफ स्टील क्या होता है। देखिए आपका ये बीम का सेक्शन है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई क्या है B है और ये गहराई क्या है D है इसकी। ठीक है, D है, इस मान लीजिए या कैपिटल D मान लीजिए, आपकी D है। उसके बाद ये आपके स्टील के ये बार लगे हुए हैं। ठीक है, ये बार लगे हुए हैं। तो आपको बीम को थोड़ा भी केयर नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, जो आयत दिख रहा है, उसको देखना है। सिर्फ बीम को आपको भूल जाना है। ठीक है, बीम ओम सब भूल जाना है। इसमें जो आपको ये ट्रायंगल दे रहा है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है B गुणा में D, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। और ये आपका सर्किल है, ये क्या है, सर्किल दिख रहा है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। अगर आप r की जगह जो है कि रख देते हैं D/2, यानी रेडियस बराबर व्यास अपान में 2, तो इसका हो जाएगा D²/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा πD²/4। तो ये आपका ये छड़ का एरिया का सूत्र बन जाता है। ठीक है, ये जो सरिया है, बार है, इसके एरिया का सूत्र बन जाता है। तो कि 3 छड़ है तो इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है, पूरा यहाँ से एरिया रेक्टेंगुलर एरिया है, जो आयत है, इसका ये जो सर्किल है तीनों, वो कितने परसेंट है, वो परसेंट ऑफ लिमिट से निकलता है। ठीक है, स्टील का जो परसेंट ऑफ लिमिट निकालते हैं, इससे यही पता चलता है कि जो पूरा एरिया है आपका, ये पूरा सब एरिया है, इस एरिए का ये जो तीनों सर्किल है ये कितने परसेंट है। या फिर आपको AST में निकालना होता है कि ये तीनों सर्किल जो है, सर्किलों का एरिया कितना है, यही आपको AST में आप निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही जो है कि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया ऑफ स्टील किसको माने हम, या एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम और मैक्सिमम के फार्मूले होते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे कि न्यूनतम कितना स्टील होना चाहिए, ये जो सर्किल है या फिर जो स्टील का एरिया है इस पूरे आयत में कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है कि कितना होना चाहिए। पूरा जो है कि स्टील आपका निकल गया आ गया कि स्टील का एरिया पूरा कितना है। पूरा स्टील का इतना 1527 है। 1527 जो है कि mm² है। ये आपका 1527 mm² है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने से जो है कि खुद से जो है कि एक मानेंगे 20 mm व्यास का छड़ यूज करेंगे। कुछ भी ले सकते हैं आप, 12 mm से ले करके 50 mm तक आप कोई भी माप का व्यास का जो है सरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन रीइंफोर्समेंट के लिए, किसके लिए, मेन रीइंफोर्समेंट के लिए आप 12 से लेके 50 सेंटीमीटर तक के बीच में आप कुछ भी मीजर अपने से मान सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पे देखो मीजर का माना गया है कितना, 20 mm व्यास माना गया है। तो 20 mm व्यास का जो एक बार होगा उसका ये जो एरिया होगा कितना होगा, ये आपका 314 होगा, 314 mm² हो जाएगा। और टोटल आपको एरिया मिली है इस तरह से, टोटल जो आपको एरिया मिली है कितना है, 1527 mm² है। तो 1527 में हम 314 से भाग कर देंगे तो हमें छड़ों की संख्या निकल जाएगी, बार की संख्या निकल जाएगी, कितनी छड़ें होंगी। एक छड़ का क्षेत्रफल 314 है और टोटल क्षेत्रफल ये है। तो आप एक छड़ के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो ये आपकी छड़ों की संख्या निकल जाएंगी, कितनी छड़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एमयू लिमिटिंग ज्ञात करने के भी कई तरीके थे, और जो है कि उसी तरह से जो कि एरिया ऑफ स्टील को भी ज्ञात करने के कई तरीके हैं, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका इतना खतरनाक सूत्र लग रहा है कि आप देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे। बस ये कोई फार्मूला नहीं है, ये यही वाला फार्मूला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है कि MU बराबर 0.87 FY AST, ठीक है, D माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है। यही वाला फार्मूला है, उसको बस जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, इधर से उधर पक्षांतरण कर दिया गया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जो जितनी भी वैल्यू आपको पता है सबको रख देंगे। रखने के बाद एरिया ऑफ स्टील यहाँ से निकल जाता है आपका एरिया ऑफ स्टील। ये भी जो है कि ये वैल्यू होती है 1525 mm² आती है। उससे पहले आपकी उस फार्मूले से जो है कि 1527 mm² आई थी, और ये आपकी 1525 mm² आ गई है, ठीक है। फिर आगे एक और नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करने का। मैंने कहा था कि एरिया ऑफ स्टील आप कई तरीक़ों से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील जो आपको सूटेबल लगे या फिर जो आपको लग सके कि हाँ इससे हम निकल जाएगा, तो वही फार्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील आपको ये जो न्यूट्रल एक्सिस का सूत्र होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो बल शून्य अक्ष की गहराई होती है, उससे भी आप एरिया ऑफ स्टील का निकाल सकते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम समय नहीं बिताएंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे भी जो है कि आपका 1522 mm² ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा गया है कि संतुलित खंड के लिए बैलेंस सेक्शन के लिए, किसके लिए, ओवर रिइंफोर्स्ड नहीं अंडर रिइंफोर्स्ड के लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए, संतुलित खंड के लिए आप जो है एरिया ऑफ स्टील जो है कि किसी भी प्रतिबल का उपयोग करके, FY का उपयोग करके या फिर FCK का उपयोग करके, दोनों में से किसी का उपयोग करके आप एरिया ऑफ स्टील ज्ञात कर सकते हैं। सभी में जो है कि वैल्यू आपकी सेम। आप एरिया ऑफ स्टील जो है कि FY का यूज करिए या FCK का यूज करिए, दोनों का यूज करने पे जो है कि आपका एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, सेम आएगा बैलेंस सेक्शन में। किसमें, बैलेंस सेक्शन में। एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के बाद हम जो है कि अब अपरूपण में जांच करेंगे, सीयर में जांच करेंगे कि कहीं आपका बीम जो है कि कहीं पे जो है कि बीम जो है सीयर तो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी हम जांच करेंगे। इसके बाद जो है कि जो आपको ये UDL है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगा है, जिसकी वैल्यू जो है कि आपकी ये 51.75 है। इसकी हम पूरी लोडिंग निकाल देंगे, ठीक है। 51.75 में 6 का गुणा करके पूरी लोडिंग निकाल देंगे।
उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हम जो है कि अपरूपण जो होता है शियर का जांच जो है किसी एक सपोर्ट पे करते हैं, इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे करते हैं, ठीक है। किसी एक सपोर्ट पे करते हैं, इसलिए जो लोडिंग पूरी लोडिंग आ रही है उस लोडिंग को आधे आधे भाग पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो लोडिंग होगी आधा जो है कि इस सपोर्ट पे आ जाएगी, आधा इस सपोर्ट पे आ जाएगी। तो हम जो है कि आधे लोडिंग का ही किसी एक सपोर्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम जो है कि ये शियर फोर्स निकाल देंगे, शियर अपरूपण बल हम निकाल देंगे। ये 51.75 में 6 से गुणा करके, ठीक है, और ये 2 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक सपोर्ट पे लेना है, किसी एक सपोर्ट पे, ठीक है। तो एक सपोर्ट पे लोडिंग इतनी आएगी, दूसरे सपोर्ट पे भी लोडिंग इतनी ही आएगी। तो हम एक सपोर्ट किसी एक सपोर्ट के लेके चलेंगे, फिर एक सपोर्ट पे जो है कि नामानुरूपण प्रतिबल निकाल देंगे। नामानुरूपण प्रतिबल क्या है इसको हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। टाउ बी बराबर वी यू अपन में बी डी लिख देंगे, इसे निकाल देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद धरणखंड में इस बात का प्रतिशत निकाल देंगे, परसेंट ऑफ स्टील निकाल देंगे, ये आपका आ जाएगा 0.99% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद M20 और PT इसके लिए जो है कि हम टाउ सी की वैल्यू निकाल देंगे। टाउ सी की वैल्यू सारेडी से निकाल देंगे, सारेडी देख के। और इसमें देखते हैं हम कि जो टाउ वी जो है आपका टाउ सी से बड़ा है, ठीक है। यानी टाउ वी वो प्रतिबल है जो ऊपर से लग रहा है, ठीक है। टाउ वी कौन सा प्रतिबल है जो ऊपर से लग रहा है, और टाउ सी कौन सा प्रतिबल है जो अंदर बीम सह सकता है, ठीक है। जो बीम अंदर सह सकता है वो टाउ सी है, और जो ऊपर से आ रहा है वो क्या है, टाउ वी है। तो जो आ रहा है उससे जो है कि ये जो आ रहा है वो ज़्यादा है जितना ये बीम जो है सह सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपरूपण प्रबलन देंगे, रिइंफोर्समेंट लगाएंगे, स्टीरअप्स। क्या लगाएंगे, स्टीरअप्स लगाएंगे। उस शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए बीम में क्या करेंगे, स्टीरअप्स लगाएंगे, ठीक है। तो कंक्रीट जो है कि आपका ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका सेक्शन है, बीम का सेक्शन है, ठीक है। ये आपका एकांक एरिया है, ये आपका पूरा एरिया है, ये आपका क्या है, पूरा एरिया है, और ये एकांक एरिया। तो एकांक एरिया में स्थित जो कंक्रीट है जितनी लोडिंग को सह सकती है, कंक्रीट खुद सह सकती है, उसी को टाउ सी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउ सी कहते हैं। तो एकांक एरिया में जो लोडिंग सह सकती है वो टाउ सी है। तो पूरे एरिया में कितनी लोडिंग सह सकती है, इसमें हम बी से बी डी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपकी जो जितनी कंक्रीट सह सकती है लोडिंग को वो आ जाएगा, ठीक है, वो पूरा आ जाएगा। उसके बाद देख लेंगे कि उसके बाद शुद्ध अपरूपण बल देख लेंगे, शुद्ध शियर फोर्स, नेट शियर फोर्स देख लेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, बीम में स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका जो टोटल आपका था जो शियर फोर्स, उसमें से जो कंक्रीट सह ले रहा है उसको माइनस कर देंगे। इतना जो है कंक्रीट सह ले रहा है, और ये टोटल शियर फोर्स आ रहा था, ठीक है, उसमें से ये कंक्रीट सह ले रहा है। तो उसके बाद जितना बचेगा ये आपका बच रहा है 5670 न्यूटन आपका बच रहा है। तो इसके लिए हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। स्टीरअप्स प्रोवाइड करने से पहले जो है कि जो आपके मेन रीइंफोर्समेंट होते हैं इस तरह से आते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट जो टेंसाइल एरिया में होते हैं उसमें क्या करते हैं कि ये आपका सपोर्ट है, मान लीजिए यहाँ पे, और ये आपका मेन रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 50% छड़ होते हैं, ये 50% इनको इंक्लाइंड करके मोड़ देते हैं, ठीक है। ये भी आपका रीइंफोर्समेंट सहने का काम करते हैं, ठीक है ना, रिइंफोर्समेंट का काम करते हैं। जो स्टीरअप्स जो काम करता है वही काम ये आपका रिइंफोर्समेंट काम करते हैं। ऐसा इसलिए करा जाता है, मोड़ दिया जाता है, क्योंकि इधर जो आता है सपोर्ट की तरफ जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कम हो जाता है, और इधर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इधर जो है कि छड़ को सीधा रखते हैं, और इधर आते आते सपोर्ट की तरफ बेंडिंग मोमेंट कम हो जाता है, इसलिए हम छड़ को मोड़ सकते हैं, छिन्नीकरण इसका कर सकते हैं, कर्टेलमेंट कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जब मोड़ देंगे तो इधर जो है कि ये शियर को सहने लगेगा, ये स्टीरअप्स का काम करने लगेगा। तो पहले हम ये काम करेंगे, अगर इससे भी हमारी लोडिंग नहीं हटती है तो क्या करेंगे, स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे।
अभी जो है कि हमारे पास ये आपका 56,670 न्यूटन इतना जो है कि शियर फोर्स बचा है, ठीक है, जिसको हमें नीचे जो बार है, जो मेन रिइंफोर्समेंट है, उसको ऊपर मोड़ के छन्नीकरण करके सहवाना है। अगर उससे भी नहीं होगा तो फिर हम स्टीरअप्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या होता है आगे, इसे यूज हो पाता है, ये सह पाता है कि नहीं सह पाता है, हमें स्टीरअप्स देना पड़ेगा या नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है कि ये जो आपका जो छिन्नीकरण किया गया है, ये छिन्नीकरण जो छड़ जो है वो कितना शियर फोर्स को सह सकता है। ये छिन्नीकरण छड़ जो है शियर फोर्स कितना सह सकता है, ठीक है। अब सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट से जो है कि L/10 की दूरी पर ही हम इसको मोड़ देंगे, 45 अंश के कोण पे मोड़ देंगे और उसके बाद इसे सीधा कर देंगे, ठीक है, मोड़ देंगे। तो ठीक है, ये कितना शियर फोर्स को सहेगा इसकी गणना हम इस नेक्स्ट फार्मूले से करेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है आपका, ये आपका VU इज इक्वल टू 0.875 SB इंटू साइन अल्फ़ा। हमने 45 अंश के कोण मोड़ा है तो ये 45 की वैल्यू है, साइन 45 की, ये SB है, ठीक है, ये छड़ का एरिया है। उसके बाद FY लिख लेंगे, 2 छड़ हैं तो 2 ये लिख देंगे, 2 छड़ों को मोड़ा गया है। 5 छड़ें थी तो हम 50% छड़ों को ही मोड़ सकते हैं, ठीक है, पूरी छड़ों को नहीं। तो हम 2 छड़ों को 5 में से 2 को मोड़ दिए, 3 को ऐसे नीचे ही रहने दिए, ठीक है, 2 को हमने ऐसे मोड़ दिया। तो इससे जो है कि ये जो मोड़ा गया छड़ है ये इतना शियर फोर्स को सह सकता है, 160,305 न्यूटन फोर्स को, शियर फोर्स को सह सकता है। लेकिन कोड ऐसा नहीं मानता है। कोड क्या कहता है कि जो है कि ये जो आ रहा है लोडिंग इसके ऊपर आ रहा है, उसका 50%, उसका कितना 50% तक ही ये सहन कर सकता है, ठीक है, 50% तक ही सहन कर सकता है, उससे कम भी सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है। तो चूँकि वैल्यू जो है आपकी, ये आपकी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू इतनी ही है, कितनी है 55, 66, 70, इतनी भी वैल्यू है आपकी। लेकिन ये आपकी सह ले रहा है, बहुत ज़्यादा सह रहा है, ठीक है, ये आपका 160,305 न्यूटन सह रहा है, ठीक है। चूँकि हमारी लोडिंग कितनी है, इतनी ही लोडिंग बची है अभी 566, 70, तो इतनी ये नहीं सहेगा, ठीक है। कोड ऐसा नहीं मानता है कितना सहेगा, ठीक है, इतना हमारे पास लोडिंग भी नहीं है, लोडिंग तो इतना ही है। तो जो ये आपका मैक्सिमम मतलब इस लोडिंग से ये लोडिंग ज़्यादा हो गई, तो कोड क्या कहता है कि जो लोडिंग आ रही है इसी का 50% ही वो सहेगा, ठीक है। अगर इससे 50% से कम सहता तो हम उसको लेते हैं, लेकिन ये 50% से क्या, ये 100% से भी ज़्यादा सह रहा है, तो इसलिए हम 50% ही लेंगे। तो इसका 50% ये हो जाएगा, 50% हो जाएगा 28,355 न्यूटन हो जाएगा। इतना ही बल सहेगा, ये इतना नहीं सहेगा, ठीक है। शेष अपरूपण बल जो बचेगा ये इतना 28,335 जो बचेगा इतना से, तो उसको सहने के लिए हम जो है कि 2 टांग वाले स्टीरअप्स की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और 2 टांग वाले स्टीरअप्स का जो आपका जो डाया होगा वो 6 mm का डाया लेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टीरअप्स का डाया कितना होता है। स्टीरअप्स का डाया आप ले सकते हैं 6 to 12 mm डाया ले सकते हैं, ठीक है। एंकरेज बार जो होता है उसकी डाया ले सकते हैं आप 8 to 12 mm ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है उसका आप 12 to जो कि 50 mm में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सब हमने आपको बता दिया है, आप जैसा जो चाहे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं आपको स्टीरअप्स आपने प्रोवाइड करा। अब स्टीरअप्स के बीच में हमें गैपिंग देनी पड़ेगी कि इन स्टीरअप्सों के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए। तो स्टीरअप्स की गैपिंग का फार्मूला होता है S = 0.87 FY SB इंटू डी अपन VUS। इसमें वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ जा रही है 378 mm, ठीक है, यानी इतनी गैपिंग हमें रखनी है। बट हमें कुछ कोड प्रोवाइड करता है। कोड क्या कहता है कि कोड क्या कहता है कि जो वर्टिकल स्टीरअप्स होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर स्टीरअप्स होते हैं, उनके बीच की गैपिंग जो है कि 0.75 D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू में से जो वैल्यू क्या है कम है हम उसी को लेंगे, ठीक है ना। जैसे 0.75 D, इससे हम
जो कि ज़्यादा नहीं लेंगे, या फिर 300 लेंगे, या फिर जो है कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है स्पेसिंग की इसको लेंगे। तो इसमें जो सबसे कम होगा उसी को लेंगे। तो देख लेते हैं, ये आपका है, ये आपका 397.5 है, ये आपका 300 है, और आपका 378 है। इसमें जो सबसे न्यूनतम है वो है 300 mm। तो इसको हम लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन लगभग समाप्त होने वाला है। 2 टांग वाले, ये आपके 2 टांग किसी को समझ नहीं आता, देखिए ये 1 टांग है इसका, ये 2 टांग है। तो 2 टांग वाले स्टीरअप्स का यूज करेंगे, जिनके बीच की गैपिंग आपकी 300 mm होगी। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 0.75D इस केस में, वर्टिकल के केस में, और ये 300 mm, या फिर ये निकाले हैं जो वैल्यू, ये इसमें जो सबसे कम होगी उसको लेंगे। अगर ये आपका यही इनक्लाइंड रहता, यही आपका क्या रहता है, इनक्लाइंड स्टीरअप्स रहता है, तो उसमें डी लेते हैं, 75D की जगह डी लेते हैं, ठीक है। बाकी सब वैल्यू वही लेंगे। तो इस तरह से जो है कि हमारा फिगर कुछ यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ये फिगर आप देख सकते हैं। इसमें हम जो है कि 6 mm व्यास के छल्ले यूज कर रहे हैं। 300 mm सेंटर टू सेंटर, 300 mm सेंटर टू सेंटर डाले गए हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका ये बन के तैयार हो जाता है, डिज़ाइन हो जाती है ख़त्म। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, समझने की पारी है आपकी। ये सब इसमें लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 6 mm का 2 टांग वाला स्टीरअप्स है, 300 mm सेंटर टू सेंटर है। और ये आपके ऊपर जो बार होते हैं इसको कहते हैं लटकन बार या इंकरेज बार कहते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ होती है 8 से 12 mm, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें 12 mm लिया गया है। उसके बाद ये आपका विड्थ लिखा है, चौड़ाई। उसके बाद ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, और ये टोटल डेप्थ है। और ये जो मेन रीइंफोर्समेंट है, नीचे मेन रीइंफोर्समेंट है 20 mm का है, 5 है नंबर ऑफ स्टील। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।